हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस के कुशवाहा और आप इस समय है नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यहाँ पर यूपी पुलिस एग्जाम का जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 1 आज यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। एक दिन में 2 या 3 से आपको सेट मिलते रहेंगे, तो इनको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाना है। और इन क्वेश्चनों को आप रिमेंबर यदि रखेंगे तो उम्मीद करते हैं, हमें पूर्ण आशा भी है कि आपके एग्जाम में ये बहुत ही अ, मील का पत्थर एक कह सकते हैं कि साबित होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा गीता गोविंद के लेखक कौन थे। तो देखिए साथियों, गीता गोविंद के जो गीत गोविंद कहते हैं इनको, गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके जयदेव। क्या हो जाएंगे साथियों? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है ना? तो इन अब अगर पूछे जो गीत गोविंद है इसके कितने अध्याय हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अध्याय की अगर बात करें तो अध्याय हो जाएंगे कितने साथियों? 12 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, 12 अध्याय हो जाएंगे। कल्हड़ की प्रसिद्ध क्या है? कल्हड़ की प्रसिद्ध जो है वो है राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। तो इस चीज को जो है आप याद रखिएगा। राज तरंगी के लेखक पूछे तो कल्हड़ है, और गीत गोविंद के पूछे तो क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा। क्लियर है ना? और मेघदूत वगैरह हो गया, मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, है शकुंतला हो गया, ये किनकी रचनाएं हो जाएंगी? कालिदास जी की हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर आपका है वो है आपका जयदेव। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या किया जाता है? नेत्र को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? आप अपने ऑप्शन कमेंट में भी करते जाइएगा और स्कोर बताइएगा कि कितना हुआ लास्ट में। तो ये चीजें देखेंगे आपकी जब प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे, जब 8 या 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपके निश्चित तरीके से, चाहे आप घर में भी कोई फुल प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे, तो आपका जो है निश्चित तरीके से स्कोर बढ़ने लगेगा 5 या 10 दिन में। ठीक है, 5 ही दिन में बढ़ने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर होगा कार्निया। क्या हो जाएगा? कार्निया यानी कि श्वेत पटल हो जाएगा। तो मेरे जिगर के छल्लो, आप लोगों को क्या करना है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को रिमेंबर करते रहना है। क्या होगा? ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो किसका किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है, श्वेत पटल जिसको कहते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपका, मथुरा कला शाखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मथुरा कला के बारे में। ठीक है, यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला, या इस पर विदेशी प्रभाव था, इसमें केवल बुद्ध के चित्र थे। मथुरा कला शाखा की मूर्तियों में शारीरिक हाव भाव पर भी अधिक बल दिया गया था। तो जो देखिए मथुरा कला है ना, जो मथुरा कला है उसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला। किसके शासनों में? कुषाण शासकों के, ये याद रखिएगा। ठीक है, और मूर्तियां जो होती थी वो किसकी बनाई जाती थी? बलुआ पत्थर की। किसकी बनाई जाती थी? बलुआ पत्थर की। ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बलुआ पत्थर की क्या बनाई जाती थी? मूर्ति बनाई जाती थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं यहाँ पर इसमें स्टार देना चाहूंगा। क्वेश्चन को देखिए, कमेंट करते जाएं तो सही होगा। देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश जो स्तंभ है उसको कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अब बात करें एटना क्या है। ठीक है, एटना क्या है? तो ये क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भैया? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, यूरोप की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है ना? अब जो है
अगर हम इसको देखें वेवसियस को, तो ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है। ये क्या है, ये भी एक ज्वालामुखी है। ये याद रखना, ये कहाँ पर है, नेपल्स की खाड़ी पर। क्लियर है ना, कहाँ पर है, इटली है, नेपल्स की खाड़ी पर हो जाएगा। और ये जो माना लोआ है, माना लोआ, ये माना लोआ क्या है, माना लोआ पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है, ये माना लोआ में से एक हो जाए। और ये है कहाँ, अमेरिकी राज्य हवाई में स्थित है। कहाँ पर है, अमेरिकी राज्य हवाई में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है साथियों, हवाई में स्थित है। तो अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर था इस क्वेश्चन का, कह रहा था कि भाई आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बली। क्या हो जाएगा, स्ट्राम्बली हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, हाइलाइटर। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये था, स्ट्राम्बली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों, किस पर, नालियों और जलाशयों और जल संचय के निम्नलिखित से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। क्या है, किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की प्रणाली खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा धोलावीरा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ के रण में है। कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और किस द्वीप पर है, कादिर द्वीप पर। किस द्वीप पर है दोस्तों, कादिर द्वीप पर है। ये आप याद रखिएगा, कादिर द्वीप। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती। तो सभी आप जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्र कर की दरों और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाफर वक्र। क्या हो जाएगा, लाफर वक्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लाफर वक्र कैसे बनता है, मैं बता दूं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी उनको लाफर वक्र जो है इस प्रकार से कुछ बनता है ऐसे। ठीक है, जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस प्रकार से ये लाफर वक्र बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से एक राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें जीतने की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 अलग अलग राज्यों से कितने परसेंट सीट जो है लोकसभा में जीत सकता है, अलग अलग राज्यों से, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी कि 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 11 सीटें। कितनी सीटें, 11 सीटें। अगर 11 सीटें जीत जाती है 3 अलग अलग राज्यों से तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप राष्ट्र दक्षिण अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों एक भूमध्य डमरू। कहाँ से, एक भू डमरू मध्य से क्या है, जुड़ा है। एक छोटी सी क्या जाती है दोस्तों, एक लाइन जाती है। तो यहाँ पर देखो, एक भू डमरू मध्य क्या है, जल डमरू मध्य क्या है, समझिए। एक होता है भू डमरू मध्य, हाँ ये लिखा है, एक जल डमरू मध्य लिखा है, भू डमरू मध्य लिखा है। जल डमरू मध्य का मतलब होता है, ये यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक महाद्वीप है या एक स्थलीय स्थल है और एक यहाँ पर भी स्थलीय स्थल है। और ये दोनों जुड़े अगर हैं किससे, जमीन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं। अगर ये दोनों जमीन से जुड़े, ये क्या है, जमीन है, ये भी क्या है, जमीन है,
और जुड़ा भी किससे, जमीन से। तो ये जो सकरा गलियारा होता है इसको भू डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरे में मान लीजिए ये क्या हो गया, ये पीला पीला मैं बना देता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या हुआ, ये जो जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है जल से। किससे जुड़ा हुआ, पानी से जुड़ा हुआ है, दोनों स्थल पानी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जल डमरू मध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल डमरू मध्य, ये याद रखिएगा। तो भू भू डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2023 में यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई का क्या, सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमित अग्रवाल। क्या हो जाएगा, अमित अग्रवाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके, यूआईडीएआई के आधार वाले के, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे आपके अमित अग्रवाल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उदाहरण है। आरबीआई द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, आरबीआई द्वारा बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, या बैंकों द्वारा रखी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकता में वृद्धि, या बैंकों द्वारा पिछले महीने आरबीआई को बेचे जाने। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, आरबीआई द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। आरबीआई खरीदेगा किससे, बैंकों से। आरबीआई खरीदेगा, बैंकों से खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियां, तो उसको क्या कहते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फोंसो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। क्या थे, ये क्वेश्चन का जो है यहाँ पर गलत मिस वो हो गया है, इसको डिलीट कर देता हूं। ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये नाम है उनका, है ना। तो क्या हुआ कि भारत के पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, उन्हें भारत में किसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है? तो भारत में श्रेय दिया जाता है किसका, साम्राज्यवाद की नीति का। किसका दिया जाता है, साम्राज्यवाद की नीति का। उन्होंने क्या किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। और इसके अलावा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी क्या बनाए थे, मैत्री संबंध बनाए थे। इसने क्या बनाए थे, विजयनगर साम्राज्य के साथ क्या बनाए थे, मैत्री संबंध बनाए थे। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का। याद रखिएगा सबसे कम जो है लिंगानुपात कहाँ का भैया, हरियाणा का है, ठीक है। और भारत का कितना है, भारत का है दोस्तों 943। कितना है, 943 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, नया ठंडा हुआ लावा, नया ठंडा हुआ लावा, चट्टाने, नवनिर्मित तालाब या जलाशय उन क्षेत्रों को उदाहरण है जहां क्या उत्पन्न हुआ हो। यह कहाँ क्या उत्पन्न हुआ हो, प्राथमिक अनुक्रमण। क्या उत्पन्न हुआ हो, प्राथमिक अनुक्रमण उत्पन्न हुआ हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, ठीक है। इसका जो है डिस्क्रिप्टिव, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको अगर आंसर चाहिए तो हमारी वेबसाइट में आप जरूर जाइएगा, www.noble exam city और .com। ये आप गूगल में सर्च करेंगे आ जाएगा। यहाँ पर आप जा करके यूपी पुलिस की साइट में क्लिक करिएगा और वहाँ मेन्यू में क्लिक करके यूपी पुलिस में क्लिक करिएगा और वहाँ पर आपको जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो और इस प्रैक्टिस सेट का डिस्क्रिप्टिव आंसर की भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर की पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ये आप मान करके चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाचारों के अनुसार नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों है बोला अहमद टिनुबू। क्या है, बोला अहमद
टिनुबू, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं 2023 में ये चुने गए हैं, 2023 में चुने गए हैं, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है करंट अफेयर के सेगमेंट में, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा निम्नलिखित में से किन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? किसने हत्या की थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, कहां पर? बैरकपुर में। तो किन दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ह्यूगसन और बॉग। इन दो अधिकारियों की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने, जिसके वजह में बाद में उनको जो है क्या चढ़ाया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे हैं, बैरकपुर की किस पैदल सेना यानी कि किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, सिपाही थे? तो याद रखिएगा, बैरकपुर में 34वीं, कौन सी? 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य में नोबेल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन थे? साहित्य में भैया जीता पहले और एकमात्र, आज तक उनको नोबेल प्राइज किसी को और नहीं मिला। तो ये सही आंसर होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फाउंटेन पेन का निब बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन भी है। ऑस्मियम का क्या है? ऑस्मियम का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखने योग्य है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी राक्षस ताल से निकलती है? ठीक है, कहां से निकलती है? राक्षस ताल से। तो राक्षस ताल से निकलती है भैया सतलुज। कौन सी निकलती है? सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के पास से राक्षस ताल है, वहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र निकलती नौकुचिया ताल से। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? नौकुचिया ताल से निकलती है। इसलिए इसको क्वेश्चन को याद रखना जरूरी है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, जो गंगा है इसका तो आप जानते हैं, गंगा गौमुखी से निकलती है। कहां से निकलती है? गौमुखी से। गंगा निकलेगी गौमुखी से। सतलज निकलेगी कहां से? राक्षस ताल से। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है तिब्बत के पठार में, है ना। ब्यास नदी जो कहां से निकलती है? ये ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड। अब पूछो ब्यास कुंड कहां पर है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास में है। कहां पर है? रोहतांग दर्रे के पास में है। ठीक है, अब झेलम आया। झेलम क्या है? झेलम एक वेरिनागो बसंत के रूप में आती है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? क्या है? 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 40वां। कौन सा है दोस्तों? 40वां स्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या होता है जो जारी कौन करता है? जारी करता है IMD। कौन जारी करता है? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका क्या है पूरा फुल फॉर्म? क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये आपका नाम हो जाएगा। इसके अनुसार जो भारत की रैंक है 40। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? ठीक है, जीवन का अधिकार। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 19 क्या करता है? 19 करता है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 32 क्या करता है? 32 जो है आपका उसका क्या कहते हैं उसको? अरे संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार है। ठीक है, अनुच्छेद 21A, 21A भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A क्या करता है? मौलिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार देता है। ये कौन देता है? अनुच्छेद 21। ठीक है भैया, तो ये चीजें जो कुछ हैं, आप ये अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है?
वही केंद्र और राज्यों के बीच में जो आएगा संबंध, है ना, तो वो हो जाएगा किससे, 245 से 255। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये छूटने नहीं चाहिए भाई। अनुच्छेद 245 से 255 क्वेश्चनों के कितने आंसर आपके सही हुए जो आपने सोच के रखा था, उनके आप जो है आंसर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे आप निसंदेह रहें और देखिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सेंगोल के शिखर पर मौजूद है। अब सेंगोल क्या है, सेंगोल आप देख सकते हैं जो अभी नया विधान जो संसद बनी है उसमें जो उसके स्थान पर अशोक चिन्ह के स्थान पर जो लगाया गया है उसको सेंगोल कहते हैं। तो वो जो है जो शिखर पर है, जैसे अशोक स्तंभ के शिखर पर 4 शेर बैठे हैं चारों तरफ, इसी प्रकार से जो सेंगोल है दंड है वो जो है उसके शिखर पर कौन सा मौजूद है, तो वो हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा सर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बैल। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख में डैश त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव यानी गुरु रिनपोछे का नाम क्या है, गुरु रिनपोछे पद्मसंभवी नाम है के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सा त्योहार लद्दाख में, तो देखिए गुरु रिनपोछे जिनको पद्म संभव भी कहा जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक हैं। इनके जन्मदिन को जश्न के रूप में मनाने के लिए त्योहार जो मनाया जाता है उसका नाम है हेमिस तेसेचू महोत्सव। क्या, हेमिस तेसेचू महोत्सव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब जितना कम होगा जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा ज्यों का त्यों रहेगा, क्या होगा। तो जितना वायु दाब कम होगा उसी प्रकार से क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पहाड़ों में आप ऊपर चले चले जाएंगे, पहाड़ों में जितना अधिक ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है जल जल्दी उबलने लगे, यानी कि कम ताप में उबलने लगेगा, ये याद रखें इस क्वेश्चन का सही। अगला है, विजय स्तंभ एक भव्य विजय स्मारक कहाँ स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किला में, आमेर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है या जैसलमेर का किला है। इस क्वेश्चन का देखिए सही जो आंसर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। क्या होगा, चित्तौड़गढ़ का किला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। मान लीजिए कि अगर ये दो राज्य हैं उनका एक ही उच्च न्यायालय बना दिया जाए, तो ये प्रावधान किस संशोधन के अंतर्गत हुआ था। तो ये सही आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के मुद्दे में संबंधित है। तो भाषा के मुद्दे में आप सभी जानते हैं कौन सी हो जाएगी, 8वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 8वीं अनुसूची हो जाएगी। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, 14 थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 है। वर्तमान में कितनी है, 22, ये वर्तमान हो जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तो कितनी थी भैया, 14 थी। अब आपको ये ध्यान देना है कि सारी की सारी 22 भाषाएं कौन कौन सी है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। सॉरी, हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जीएस पढ़ रहे हैं तो हिंदी हो गया, है ना। हिंदी, इसके बाद क्या आ जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, हिंदी संस्कृत। ठीक है, और इसके बाद उर्दू, तमिल हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी, कन्नड़ हो जाएगी और मलयालम हो जाएगी, मलयालम। ठीक है, मैं अपनी क्लास में ये सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से करना है। ये 7 हो गई, 4 5 6 7। अब हम 7 और देखेंगे, 8 9 10 11 12 13
14, ये क्या हो जाएंगी जब संविधान लागू हुआ। अब ये तो हो गई कहाँ की, ये आपने हिंदी लिख ली, संस्कृत लिख ली, उर्दू लिख ली और 4 दक्षिण भारत की लिख ली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब आपको राज्यों से लेना, तो सबसे ऊपर कश्मीर है, तो कश्मीर की हो जाएगी कश्मीरी, कश्मीर की क्या हो जाएगी कश्मीरी, कश्मीर की कश्मीरी। अब नीचे आ जाएगी पंजाब की क्या हो जाएगी पंजाबी, गुजरात की क्या हो जाएगी गुजराती, महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी मराठी, असम की असमिया, पश्चिम बंगाल की बांग्ला और उड़ीसा की उड़िया। तो ये 14 भाषाएं उस समय समायोजित की गई थी 8वीं अनुसूची में। इसके बाद 1967 में, बाद में भी जोड़ा गया, ठीक है, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक। अब इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। तो यहां पर 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद आएगा आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी जोड़ी गई थी 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये 4 भाषाएं उस समय जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, ये यानी कि कितनी भाषाएं हो जाएंगी 22 भाषाएं हो जाएंगी। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2004 में, कब हुआ था 2004 में। तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। फसलों की जैव पुष्टि के तहत, फसलों की जैव पुष्टि के तहत निम्नलिखित में से कौन सा हासिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जैव पुष्टि, उच्च प्रोटीन सामग्री ये हासिल की जा सकती है, आयरन से भरपूर किस्में ये भी हासिल की जा सकती है, कीट प्रतिरोधी किस्में, तो ये कीट प्रतिरोधी किस्में आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मजा आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को, और अपने सभी साथियों से कंपेयर जरूर करिएगा कितना, और आप यकीन मानिए 4 से 5 दिन ये क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगेगा। बाघ गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं, बाघ गुफाएं, तो उस नाम ही उसी नदी से है, बाघनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी बाघनी नदी हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर साथी, बाघनी नदी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये बाघनी नदी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार में, धार जे, अगर ये पूछे कि बाघ गुफा किस जिले में है, तो धार जिले के पास में है, और ये धार कहाँ पर है मध्य प्रदेश, कहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारकों और उनकी संस्था का युग्म जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो ये देखो, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने जो है कह रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना की, नहीं, आर्य समाज की स्थापना तो आप जानते हैं किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, किसने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। पंडिता रमाबाई शारदा सदन, ये सही हो जाएगा आपका। आत्माराम पांडुरंग तार खड़क प्रार्थना समाज, बिल्कुल प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो ये क्वेश्चन ये भी सही हो जाएगा, अर्थात ये आपका सही है ना, ये सही है आपका, और ये सही है, गलत कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपको टिक करना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी की फसल है, यानी कि खरीफ की फसल उत्तर में और रबी की फसल दक्षिण में वो मानी जाएगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिल हो जाएगा। देखिए खरीफ की जो, देखो रबी का फसल क्या होता है, रबी के फसल का मतलब होता है नवंबर में बोई जाएगी, इसमें बोई जाएगी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाएगी, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं रबी की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल क्या है, मार्च अप्रैल में बोई जाएगी। ठीक है, मार्च अप्रैल में क्या की जाएगी, बोई जाएगी। और सॉरी, खरीफ की फसल जो है किसमें, जुलाई अगस्त में बोई जाएगी और अक्टूबर तक जो है क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है, तो उसको कहते हैं खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। और जो गर्मियों में बोई जाती है उसको कहते हैं जायद की फसल। ठीक है, तो तिल जो है उत्तर भारत में बोया जाता है, तिल उत्तर भारत में बोया जाता है कहाँ पर, जुलाई से अक्टूबर के बीच में, यानी खरीफ की फसल। और दक्षिण भारत में बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है, तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1817 में उड़ीसा में पाइका विद्रोह छिड़ गया। कौन सा विद्रोह छिड़ गया, पाइका विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन इस विद्रोह का प्रमुख था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बक्सी जगबंधु। क्या हो जाएगा, बक्सी जगबंधु हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिद्धू और कान्हू, ये अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पाइका विद्रोह में लिख देता हूं। ठीक है, अब सिद्धू और कान्हू जो है, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह। ठीक है, बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के, बाबा रामदेव मत कह देना, बाबा राम सिंह है कूका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन। और बिरसा मुंडा जो हो जाएंगे वो मुंडा विद्रोह के हो जाएंगे, मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आदिवासी कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्रोह हुए थे। तो इसको जो है आप फॉर्मेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर पत्तनों का सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या पत्तनों का सही क्रम है। तो सब देखो, उत्तर से यहाँ ऊपर से कहाँ जाना है, नीचे की ओर जाना है, तो पारादीप आ जाएगा, काकीनाडा, एन्नोर, नागपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है आप सभी जो है जितने प्रमुख 16 प्रमुख बंदरगाह हैं उनको जो है आप याद कर लीजिएगा, 16 प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की प्रमुख भाषा नहीं है, नागालैंड की प्रमुख भाषा। ठीक है, तो नागामी भाषा है, भारतीय अंग्रेजी है, एओ भाषा भी है, मैतई भाषा। तो ये कुछ ये नहीं होगा, मैतई भाषा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, तिब्बती वर्मन भाषा है। मैतई भाषा क्या है, तिब्बती वर्मन भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैतई भाषा। ये क्या है, तिब्बती वर्मन भाषा। ठीक है, तिब्बती बर्मन भाषा है ये। नेक्स्ट, सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आंख की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो आंख की क्षमता को कहा जाता है अकोमोडेशन। क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन कहा जाता है सभी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब चाहे पास की हो चाहे दूर की हो, इन सभी को देखने के लिए जो क्षमता होती है आंख की क्षमता, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में, नेटाल कांग्रेस की। और ये कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका में इन्होंने की थी, कहाँ की थी, अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये 38 क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिएगा, आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा भरपूर मात्रा में। और किस किस सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो जो है आपको मिलते रहेंगे, दिन में 2 या 3 मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।